आज से हम लोग साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साइंस चैप्टर 1 फर्स्ट क्लास आज है, क्लास 9 चैप्टर 1। ठीक, तो आज पहला चैप्टर है और नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हम लोग एक एक करके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिया जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर वहाँ पे पीडीएफ डाउन देख सकते हो वहाँ से। और जो नहीं क्वेश्चन समझ में आए या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, वहाँ से मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने की। तो इधर उधर की बात ज़्यादा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लास 9 साइंस का। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि पदार्थ आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि पदार्थ होता क्या है। जस्ट वेट एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पदार्थ आखिर क्या होता है, उसके बाद पदार्थ की परिभाषा देखेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा आप कुछ ऐसी तरह इस तरह से दे सकते हो कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। ये आप 6th क्लास से पदार्थ की ऐसी परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी जिसमें अच्छा, सबसे पहले हम आपका कुछ इस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 9th क्लास में जैसे ही आप 8th क्लास से 9th क्लास में आते हो तो विज्ञान की किताब तो एक ही रहेगी, लेकिन 3 भाग में आपको ये विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, 3 होता है। एक होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद आपका आएगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। ठीक, और एक होता है जीव विज्ञान, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी। ये 3 चैप्टर हो जाएगा, मतलब 3 भागों में बढ़ जाता है। आपका किताब एक ही है, अलग अलग चैप्टर इन 3 चीज़ों से मिलकर, ये तीन तीन विज्ञान से मिलकर के आपका विज्ञान का पूरा किताब है, पूरा सिलेबस है 9th क्लास का। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है ये आता है आपका रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, ये रसायन विज्ञान है। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक रसायन विज्ञान है। उसके बाद आगे भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान होगा, वो जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। ये है आपका पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। ये है आपका चैप्टर 1 हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक, पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं मैटर, METTER, मैटर। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ, ये है आपका पहला चैप्टर, और हम लोग आज इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें आपको करनी है अगर आपको विज्ञान बहुत अच्छे से समझना है तो। सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी किताब को आपको अध्ययन करना है थोरोली, ऊपर से नीचे तक आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, देखकर पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा कि कुछ कुछ शब्दों के साथ आपका परिचय होगा और आप हैबिचुएट हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी आपको नई नई चीज़ें पढ़ने की, देखने की। तो किताब को आपको समझ में आए तो भी कोशिश करना है कि समझ में आए, बाकी समझाने के लिए तो हम हैं, लेकिन उसका रीडिंग आपको एक बार जरूर देना है। ठीक है, जैसे मैं अभी ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद भी आपको उस पार्ट को पूरा शुरू
शुरू से लेकर अंत तक समझने की कोशिश करते हुए पढ़ना है शुरू से। और फिर उसमें कोई भी सेक्शन अगर नहीं समझ में आए तो आप पेज नंबर लिख कर बोल सकते हो या टॉपिक का नाम लिख कर बोल सकते हो कि ये वाला नहीं समझ में आए, तो उसको हम डाउट सॉल्विंग सेक्शन करके एक अलग सेक्शन बनाएंगे वीडियो का, उसमें आपको पढ़ाएंगे। ठीक ठीक है, तो अभी पहले शुरू करते हैं। तो देखो, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है या जिस चीज से बनी हुई है, दुनिया की कोई भी चीज जिस भी चीज से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? पदार्थ। ये आपको किताब में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि, और समझने के लिए हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व में जो भी वस्तु है वो पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि आप, हम जिस हवा में आप सांस ले रहे हो या जो पानी पीते हो या आसपास जो भी चीजें देखते हो, पत्थर, ऊपर आसमान में बादल, तारे, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है, ईंट, दूध, रेत, मेरे हाथ में जो ये कलम है, ये कलम, आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो वो मोबाइल फोन, जिस नोटबुक पे आप लिख रहे हो वो कॉपी, वो सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, इन सभी वस्तुओं में क्या होता है कि द्रव्यमान होता है, और ये सभी वस्तुएं क्या है कि एक स्थान घेरती है, स्थान छेदती है। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा भी ऐसा ही कुछ है कि ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो, मतलब जगह छेदता हो, और जिसमें द्रव्यमान हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। अब एक चीज समझने वाली है कि द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी चीज में उस चीज की निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के कारण ही होता है। ठीक है, जिस भी वस्तु में भार है, समझो कि उसका उसमें उसका द्रव्यमान भी है। लेकिन भार और द्रव्यमान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में आप भौतिकी में पढ़ोगे, जब भौतिक विज्ञान पढ़ोगे तो आगे के चैप्टर में इसी में आएगा। भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जिस भी चीज में भार होता है उसमें द्रव्यमान होता भी है। भार और द्रव्यमान में एक चीज का अंतर है कि द्रव्यमान कहीं भी जाने से बदलता नहीं है, लेकिन भार अलग अलग जगह पर बदल जाता है। जैसे भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। मान लो आपका भार यहाँ इस पृथ्वी पर जब अभी आप हो, तो आपका भार मान लो कि कुछ भी है, 45 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जो भी है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से अंतरिक्ष यान के में रह जाकर, अंतरिक्ष यान के माध्यम से आप अगर चंद्रमा पर चले जाते हो, मान लेते हैं, तो चंद्रमा पर आपका भार कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। तो क्या समझ में आया कि ये सब आप भौतिकी में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि धरती से किसी भी चीज का भार चंद्रमा पर 1/6 गुना कम हो जाता है, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो भार अलग अलग जगह पर बदल सकता है, भार बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान, बदलाव नहीं आता है द्रव्यमान में। ठीक है, लेकिन जिस भी वस्तु में भार है उसमें द्रव्यमान होगा ही। ठीक है, और डिटेल में इसके बारे में हम भौतिकी जब आएगा तब पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जैसे मान लो कि एक ईंट रख दिया, तो कोई जगह छेक लेगा ईंट। ठीक, कुछ तो जगह छेकेगा ना, कहीं पर रख दिया ईंटा तो कुछ जगह छेकेगा, तो वो स्थान छेक रहा है, और उसको उठाने से आपको उसमें भार का एहसास होता है, मतलब उसमें द्रव्यमान भी है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें भार हो और द्रव्यमान हो और जो जगह छेकता हो, वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। चलिए, उदाहरण के लिए कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि आपका किताब कहीं पे रखोगे जो जगह छेकेगा और उसमें वजन होता है, तो मतलब उसमें द्रव्यमान भी होता है। आपकी कलम, आकाश में चमकने वाले तारे, सूर्य, हवा, पानी, ग्रह, कुछ भी, ये सब चीजें क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कुछ पदार्थ पहचानने हैं। ठीक है, जगह खाली कर लेते हैं, यहीं पर पूछेंगे। ठीक है, आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ जिसमें आपको पहचानना है कि ये पदार्थ हैं या नहीं। ठीक, जैसे देखो, हवा, आपको बताते जाना है कि ये पदार्थ है या नहीं। इनमें से क्या क्या पदार्थ हैं और क्या क्या पदार्थ नहीं है, वो आप चाहो तो कमेंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि आप सही उत्तर दे रहे हो या नहीं। हवा, पानी,
हाथी, मोबाइल फोन, ईंट, प्रेम, किताब, सुगंध, गुस्सा। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से पदार्थ कौन कौन सी हैं उसको पहचान, कौन कौन से हैं इनमें, नीचे लिखे हुई चीजें हैं, इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं, पदार्थ को पहचानिए। ठीक है, पदार्थ को आपको इसमें से पहचानना है। तो बताओ, क्या हवा पदार्थ है? हवा चूंकि जगह घेरता है और हवा में भार भी होता है, बहुत कम होता है लेकिन भार भी होता है, ठीक है, द्रव्यमान भी होता है, तो हवा तो पदार्थ है। सेम पानी जगह छेकता है, उसमें द्रव्यमान होता है। हाथी जगह छेकता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ है। मोबाइल फोन जगह छेकता है, द्रव्यमान होता है, क्या है? आप भी बोलो साथ में। हाँ, और कमेंट करके आंसर भी दे सकते हो, देना। ईंट द्रव्यमान भी होता है, जगह भी छेकता है, ये भी पदार्थ है। लेकिन प्रेम, क्या प्रेम पदार्थ है? प्रेम कोई जगह छेकता है? हम्म, या इसमें कुछ द्रव्यमान होता है? जैसे मान लो कि आप बोलो कि आप अपने भाई से 5 किलो प्रेम करते हो, कोई 10 किलो प्रेम करता है, ऐसा होता है क्या? या फिर ये वाला इसका अपने भाई से जो प्रेम करते हो उसको उठा के टेबल पे रख दो, अरे यहाँ पे ये किसका प्रेम रखा हो यार, जगह खाली करो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो प्रेम क्या है? पदार्थ नहीं है। किताब, किताब पदार्थ है। सुगंध पदार्थ नहीं है। गुस्सा, गुस्सा कहीं जगह छेकता है क्या? तो गुस्सा भी पदार्थ नहीं है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं और कौन कौन से चीजें पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब देखो, पहले क्या है ना, पहले जो पुराने समय में दार्शनिक होते थे, बहुत पुराने समय में, चूंकि मानव की एक प्रवृत्ति रही है इंसान की कि वह अपने आसपास के वातावरण को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, हमेशा क्या करता है, आसपास के वातावरण को जानने और समझने की कोशिश करता है। तो उसी क्रम में जब पुराने जो दार्शनिक हुए, जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि उनका मानना था कि कोई भी पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और वे 5 मूल तत्व क्या थे? पांच सॉरी, वे 5 मूल तत्व थे: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो जो बहुत पुराने समय के दार्शनिक हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका मानना था कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, वो इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और पानी। ठीक है, और विश्व के अलग भागों के भी कुछ दार्शनिक लगभग इसी तरह की परिभाषा और इसी तरह का वो इसी तरह की बात को पदार्थ की व्याख्या के लिए उपयोग करते थे, जो पुराने समय में। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनकी व्याख्या की, पदार्थों की। ठीक है, तो आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ की व्याख्या की है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ, पदार्थ जो है ऐसा होता है। अब देखो, अब आधुनिक रूप विज्ञान में अभी क्या माना जाता है कि कोई भी पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कोई भी एक चीज है, वो छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मान लो एक ईंट ले लेते हैं, तो ईंट जो है वो उसके अंदर में हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत छोटे छोटे, बहुत से लाखों करोड़ों कण होंगे, और इन कणों से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी पदार्थ अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी चीज के अनगिनत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। ऐसा
ऐसी व्याख्या पदार्थ की करते हैं। ठीक है, अब जिन कणों से ये पदार्थ मिलकर बने होते हैं उसके कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कहा जाता है, या होता ही है, कहा जाता क्या है, मतलब ऐसा होता है कि जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। वो स्थान बहुत छोटे हो सकते हैं, थोड़े बड़े हो सकते हैं, उससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन सभी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के सभी कण निरंतर हमेशा गतिशील रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं अंदर में। ठीक, और पदार्थ के सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीन गुण हैं पदार्थ के कणों के, उन कणों के जिन कणों से मिलकर यह पदार्थ, कोई भी पदार्थ बना हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा पढ़ी। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और छोटे छोटे कण कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों मान सकते हैं। ठीक, और उन कणों के कुछ गुण क्या हैं? उन कणों के ये तीन मुख्य गुण हैं। क्या? पदार्थ के उन सभी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, दूसरा वो सभी कण निरंतर गतिशील रहते हैं, और तीसरा सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों गुणों को हम एक एक करके अभी समझेंगे। ठीक है, पहला, कणों के गुणधर्म में सबसे पहला गुण क्या था? कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? एक प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर दिया। ठीक, एक ग्लास लिया और ग्लास में क्या किया हमने? पानी भर दिया यहाँ तक। ठीक है, ये पानी भर दिया। अब इसमें क्या करो कि आप नमक या चीनी 2 चम्मच लाकर इसमें डाल दो। ठीक, हमने क्या किया? चीनी डाल दी, और आप इसको थोड़ी देर छोड़ दो जब तक कि ये चीनी पूरी तरह से इसमें घुल जाए। घुल जाने के बाद आप क्या देखोगे? क्या पानी के इस स्तर में, लेवल में, मान लो कि पहले जो पानी था वो यहाँ तक भरा हुआ था, तो नमक घोलने के बाद भी क्या पानी के इस स्तर में कोई बदलाव आता है? यहीं तक पानी रहा या पानी का स्तर उठकर यहाँ पर आ गया? क्या होता है? तो आप देखोगे कि पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अगर पानी आपने इस तीर के निशान तक भर कर रखा हुआ था तो 2-3 चम्मच नमक घोलने के बाद भी पानी का स्तर यहीं पर रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तब आप सोचो कि ये जो हमने एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त नमक की मात्रा इसमें मिलाई थी वो कहाँ गई? उसने भी तो कुछ जगह छेकना था ना। लेकिन क्या उसने कोई, अगर वो कोई जगह छेकता तो ये थोड़ा सा ऊपर उठता, क्योंकि ये पदार्थ है तो जगह छेकेगा चाहे किसी भी रूप में रहेगा। तो उसके बाद ये पानी का स्तर तो ऊपर उठना था, उठना था ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस पानी के स्तर में क्या होता है? कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जगह तो छेका हुआ, तो ये किस जगह पर जाकर रह गया? नमक जो हमने मिलाया था वो इन पानी के छोटे जो पानी है, जिन जिन कणों से मिलकर ये पानी बना है, उन पानी के कणों के बीच जो खाली स्थान होते हैं उन खाली स्थानों में जाकर ये बैठ गया, नमक के कण। ठीक है, इसीलिए पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? पानी का स्तर ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि इस नमक के कणों को बैठने के लिए उन पानी के कणों के बीच में जो छोटे छोटे जगह थे वो जगह मिल गया, तो वहीं पे जाके बैठ गया वो। ठीक है, तो इसीलिए पानी का स्तर में बदलाव नहीं आया। तो इससे क्या साबित होता है, क्या समझते हैं हम? कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, उन्हीं रिक्त स्थानों में ये नमक के कण जाकर बैठ गए घुलने के बाद। क्योंकि तुम आप ही सोचो ना कि हमने पानी में कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलाई तो पानी का स्तर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन घुलने के बाद पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। आप प्रयोग करके देख सकते हो अपने घर में। तो वो कण कहाँ जाते हैं? इन पानी के कणों के बीच जो छोटे जगह रहते हैं, जो पदार्थ के कणों के बीच, पानी के जो पदार्थ है उनके कणों के बीच में जो स्थान है उसमें जाकर के नमक के कण बैठ गए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब वो रिक्त स्थान किसमें कितना होता है उसके बारे में कुछ हम देखते हैं। देखो, साथ में अच्छे से सुनना और समझते जाना। ठीक है, और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो, और इसमें कुछ
मान लो कि कोई अगर छोटी मोटी चीज छूट जाती है तो उसको हम आप डाउट में पूछ सकते हो और उसको हम अलग से फिर से ऐड कर देंगे, या फिर कुछ प्रयोग जो किताब में दिए हुए हैं वो अगर यहाँ पर नहीं लिए जा सके हों तो उसको फिर से हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब इसके बारे में, ये रिक्त स्थान के बारे में कुछ जानकारी आप देख लो कि रिक्त स्थान किसमें कितना होता है। जो तो ठोस, ठीक है, जो ठोस होते हैं उसमें आप जानते हो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, वो अभी आगे फिर से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पदार्थ जो होता है, कलर बदल लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा सफेद। क्या, जो पदार्थ होता है आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, पदार्थ होता है वो ठोस या फिर तरल, या इसी को कहते हैं द्रव और गैस। गैस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 और नई अवस्था की खोज हुई है अभी, उसको अभी नहीं पढ़ना है, उसको आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टाइन। तो टोटल पदार्थ अभी 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 3 प्रकार के मुख्य रूप से पढ़ते हैं, ठोस, तरल और गैस, अभी के क्लास में। ठीक है, वो एक होता है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो इनमें से ये तीनों क्या है, पदार्थ के रूप हैं। तो सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होता है, ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान होता है। ठोस पदार्थों में पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम होता है। ठोस से अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक, द्रव से भी अधिक गैस में होता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। ठोस से थोड़ा अधिक किस में होता है, द्रव में होता है, और द्रव से भी अधिक किस में होता है, गैस में होता है। ये है आपका ऑर्डर किसका, पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान का। पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान का ऑर्डर ये है, सबसे कम ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे ज़्यादा गैस में। ठीक है, ये वाला निशान तो आप समझते होगे ना, ये वाला निशान, ये वाला निशान, जिधर मुंह खुला हुआ है उस साइड जो लिखा है वो बड़ा है, और जिधर ये मुंह बंद है उस साइड जो लिखा है वो कम है। ठीक, इसको छोटा या बड़ा ऐसे गणित में पढ़ोगे। ठीक है, स्मॉलर देन, लार्जर देन अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मुंह जिधर खुला हुआ है उधर जो लिखा है वह बड़ा है, और मुंह खुला जिधर बंद है उधर जो लिखा हुआ है वह छोटा है। बस ऐसे समझो, हमेशा याद रहेगा। जैसे ठोस और द्रव, इसका मुंह किधर खुला है, द्रव, यानी कि, और ये किसका ऑर्डर लिखा हुआ है, रिक्त स्थान का, पदार्थ के बीच के रिक्त स्थान का। तो रिक्त स्थान में सबसे ठोस और द्रव में किसका रिक्त स्थान ज्यादा होगा, द्रव का ज्यादा होगा, ठोस का कम होगा, उससे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा। ठीक है, तो उसको हमने इस क्रियाकलाप से अभी समझा। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ लिया है पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली है। सबसे पहले हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ी, कुछ उदाहरण देखे, और पदार्थ क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं उसके बारे में देखा। और हमने ये जाना कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर अगर बना होता है तो उन कणों के बारे में भी कुछ जानना पड़ेगा। तो उन कणों में, जिन कणों से वो पदार्थ बने होते हैं, उनके बीच में खाली जगह होता है। दूसरा, वो हमेशा घूमते रहते हैं। और तीसरा, वो सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ पढ़ लिया था। और उसके बाद उस तीनों में से पहला गुण हमने पढ़ा कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उसको अभी हमने समझा। तो आगे समझते हैं। दूसरा था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, कैसे, मान लो कि ये है, कोई पदार्थ है, इसमें ये उसके कण हैं छोटे छोटे, तो ये हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, किधर भी। ठीक है, इधर उधर हमेशा घूमते रहते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं पदार्थ के। ठीक है, इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, एक क्रियाकलाप से इसको भी समझते हैं। कैसे, देखो, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। अब ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम भौतिकी में पढ़ेंगे। अभी ये समझो कि गतिज ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके सहायता से कोई भी चीज घूमती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज घूम रही है तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक, गतिज ऊर्जा होती है यानी कि हमेशा गति करता रहता है वो। ठीक, और तापमान के बढ़ने पर कणों की गति क्या होती है, तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक, तो पहले गतिज ऊर्जा होती है वो एक क्रियाकलाप से देखते हैं। इसको भी सेम, एक गिलास में पानी ले लेते हैं। ठीक है, एक गिलास में हमने पानी ले लिया। ठीक, यहाँ तक पानी भर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें
ड्रॉप से, बूंद की सहायता से एक दो बूंद इसमें स्याही डाल दो। ठीक, ग्लास को बिल्कुल स्थिर, पहले पानी भरकर टेबल पर रख दीजिए, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल थोड़ा भी पानी हिल डुल ना रहा हो। उसके बाद इसमें ड्रॉप की सहायता से एक दो तीन बूंद स्याही डाल दीजिए। अब क्या देखोगे आप कि जैसे ही ये बूंद पानी पर गिरा, ठीक है, मान लो इधर पानी है, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ग्लास मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं है, मान लो कि ग्लास है, इसमें जैसे ही ये स्याही पानी स्याही की बूंद इस पर गिरेगी, सबसे पहले यहाँ का पोर्शन क्या होगा, नीला होगा। ठीक, रंग बदलेगा क्योंकि स्याही है, यहाँ का पोर्शन नीला होगा। आप इसको छोड़ दो, बिल्कुल हिलाओ ड्रॉ में। तो अगर थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि यह नीला रंग पूरी तरह से पूरे पानी में फैल जाएगा। अब बताओ कि इस रंग को कौन यहाँ तक लेकर आया। ये जो रंग है यह भी एक पदार्थ है, तो इसको उठाकर यहाँ तक किसने लाया। ग्लास तो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, पानी एकदम शांत था, पानी में बिल्कुल भी कोई हिल डुल, मतलब थोड़ा भी इधर उधर हिल नहीं रहा था पानी। उसके बावजूद ये रंग, नीला रंग, थोड़ी देर के बाद पूरे ग्लास में कैसे फैल गया। तो वो ऐसे फैल गया कि इस रंग में भी के कणों में भी गतिज ऊर्जा है और पानी के कणों में भी गतिज ऊर्जा है। वो सब एक आप इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसी गतिज ऊर्जा के कारण से जो उसमें गति होती है, उस गति की सहायता से ये रंग के कण पूरे ग्लास में फैल जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। तीन गुण हैं, बस तीनों को समझ लेना है। पहला, कणों के बीच में सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है परिभाषा। उसके बाद पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये समझ गया। तीसरी बात कि ये इन सभी कणों के बीच में आपस में खाली जगह होते हैं। ये सभी कण हमेशा गतिशील रहते हैं, और गतिशील कैसे रहते हैं उसका हमने अभी इस क्रियाकलाप के माध्यम से देखा और समझा कि वो गतिशील रहते हैं। इसका मतलब है ये स्याही अगर उठकर ग्लास की तली तक भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कण में जरूर घूम रहा होगा, गति होगी तभी तो वो उठकर यहाँ तक आया, मतलब वो हमेशा गतिशील रहते हैं। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देख लो कि तापमान बढ़ने पर इन कणों की गति क्या हो जाती है, तापमान जैसे जैसे बढ़ाओगे इन कणों की गति और तेज होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। अब ये गतिज ऊर्जा क्या होता है ये आप भौतिकी में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है जो कि तापमान बढ़ाने से, मान लो इस गिलास में पानी था, हमने यहाँ पर स्याही रखी या इंक रखा, कुछ भी रखा, तो ये पूरा ग्लास में फैल गया। उस फैलने में उसने कुछ समय लिया होगा। ठीक, थोड़ा समय लगता है, तुरंत से नहीं फैलता है, थोड़ा समय लेता है। ठीक, ठीक है, ये फैलने में। लेकिन अगर इसी ग्लास में मान लो दो ग्लास ले लो और दोनों ग्लास में पानी समान भर दो, दोनों में समान दो दो बूंद या तीन तीन बूंद स्याही एक ही समय पर डालो और एक ग्लास को नीचे से आप बर्नर से आग लगा दो। ठीक है, इसको नीचे से गर्म करो और इसको सामान्य तापमान पर रहने दो, तो आप क्या देखोगे कि इसमें स्याही तेजी से फैलेगा। पहले इस ग्लास का पूरा पानी नीला हो जाएगा, ठीक है, और इस ग्लास का अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि तापमान बढ़ाने से गति गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गति बढ़ जाती है। ठीक, अब जैसे कि रिक्त स्थानों के लिए ठोस, द्रव और गैस में हमने एक ऑर्डर समझा था कि किसमें सबसे कम स्थान होता है, किसमें उससे अधिक होता है, किसमें उससे अधिक होता है। उसी तरह से गतिज गतिज ऊर्जा किसमें कम होती है, उससे अधिक होती है, गति किसमें कम अधिक होती है, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे कम गति ठोस के कणों में होती है। कोई भी अगर ठोस पदार्थ है तो उसके कणों में गति सबसे कम होती है, उससे अधिक द्रव में होती है और सबसे अधिक गैस में होती है। तो इसका भी ऑर्डर कैसे लिखेंगे, गति का, कणों की गति की गति, ठोस में सबसे कम, उससे अधिक द्रव में और उससे अधिक गैस में। ठीक, ये हो गया पदार्थ के कणों के गति का ऑर्डर। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, वहीं पर मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो तीसरा गुण हमने क्या पढ़ा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो कोई भी पदार्थ किसी चीज से, जिन कणों से मिलकर बना है ना, वो सभी कणों के बीच में खाली जगह होता है, सभी कण एक घूमते रहते हैं, इधर उधर गतिशील रहते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। अब इसको भी एक प्रयोग से समझेंगे कि कैसे कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, वो एक दूसरे को कैसे खींचते हैं। तो समझो, आप देखो एक नल, मान लो कि ये कोई नल है, ठीक, इसके पास आप जा करके नल को पहले खोलो तो इससे पानी निकलेगा, ठीक, पानी निकलेगा, पानी की धारा एकदम ऐसे सीधी गिरती रहेगी, ठीक है, सीधी गिरती रहेगी। अब आप यहाँ पर क्या करो कि बीच में आप ऐसे उंगली डाल दो अपना, ठीक है, ये आपकी उंगली। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी यहाँ तक आएगा, इसके बाद यह दो धारों में बट जाएगी, कुछ पानी इधर से गिरने लगेगा और कुछ पानी इधर से गिरने लगेगा, क्योंकि बीच में आपकी उंगली आ गई। तो यहाँ से तो अलग अलग हो गया, लेकिन आप क्या देखोगे कि थोड़ी दूर बाद जाकर फिर से वो पूरा एक धारा बन जाएगी। यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बीच में उंगली आ गया, बाद में ये सब क्या है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को आपस में नहीं खींचते तो ये इसको इधर ही बहना चाहिए था, इसको इधर ही बहना चाहिए था, लेकिन थोड़ा नीचे जाते गिरने से पहले वो फिर से एक साथ आ जाएगी। तो इस क्यों एक साथ आ जाती है, क्योंकि इसके पानी के जो कण हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो उससे क्या है कि यहाँ पे बीच में उंगली आने से तो अलग हो गए, लेकिन बाद में जाकर के फिर से जब खाली जगह मिलेगा तो वो दोनों सभी एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रयोग से आप ये क्या समझा आपने कि पदार्थ के कण एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब देखो, तो कणों के बीच आकर्षण बल का भी एक ऑर्डर होगा, उसमें भी सबसे अधिक ठोस में, इसमें क्या है, सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। तो आकर्षण बल का ऑर्डर क्या है, आकर्षण बल, किसका आकर्षण बल, पदार्थ जिन कणों से बना हुआ है उन कणों का आपस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस में, सबसे अधिक, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में, ठीक है। ये इसका ऑर्डर उल्टा है, देख लीजिए, रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में, उससे अधिक द्रव में, उससे अधिक गैस में, गति सबसे कम ठोस में, उससे अधिक द्रव में, उससे अधिक गैस में, लेकिन आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम, द्रव हमेशा बीच में है, ठीक है। तो आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है, रिक्त स्थान और गति ठोस में सबसे कम होती है, लेकिन आकर्षण बल सब ठोस में सबसे अधिक होता है। इन सबको जब आप एक जगह देखकर लिख कर देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। इसके बाद जब आप अपनी किताब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, हमने पदार्थ के पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों के 3 गुण पढ़े थे और तीनों गुणों को हमने अभी समझा, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखो, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। अभी वैज्ञानिकों ने जितना, वैज्ञानिकों के रिसर्च से जो लेटेस्ट है, वो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी तक कुछ साल पहले तक हम लोग 3 अवस्था पढ़ते थे, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन 2 और अवस्थाओं का आविष्कार हो चुका है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन दोनों को आप बाद में पढ़ोगे आगे की क्लास, ठीक है। मुख्य रूप से हमें ठोस, द्रव और गैस ही पढ़ना है, 9वीं में भी 10वीं में भी। 11वीं में थोड़ा बहुत प्लाज्मा आता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो इंजीनियरिंग वगैरह करने पे डिटेल में उसको पढ़ना होता है, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा इसको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं, ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से ये 3 पढ़ने हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, लेकिन जानना आपको है कि कोई पूछे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप कहोगे 5, ठीक है। अच्छे विज्ञान के विद्यार्थी के पास ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे विज्ञान के विद्यार्थी की तरह आप पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं बताओगे, 5। पांचों के नाम भी याद रखोगे, ठोस, द्रव और गैस, ये तो सामान्य है, याद ही रहेगा। 2 नए हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीनों को हम एक जगह करके देखते हैं। मान लो कि ये कोई पदार्थ है जो ठोस है, ये कोई पदार्थ है जो द्रव है और ये कोई पदार्थ है जो गैस है, और ये जो ब्लू कलर के डॉट्स बने हुए हैं ये सब क्या है,
ये वो कण है जिससे ये ठोस पदार्थ बना है, ये वो कण है जिससे ये द्रव पदार्थ बना है, और ये वो कण है जिससे वो गैस पदार्थ बना है। ठीक, तो देखो ठोस किस तरह का होता है। ठोस में देखो कणों के बीच में दूरी कितनी कम है, इन दोनों की अपेक्षा, इनके और इसके अपेक्षा इसमें ठोस में कणों के बीच की दूरी बहुत कम है ना, तो सबसे कम होती है। ठीक है, उससे थोड़ी अधिक होती है द्रव में, और उससे थोड़ा उससे ज्यादा अधिक होता है गैस में। ठीक है, अब देखो ठोस के बारे में कुछ उनका उनकी जो विशेषताएं हैं उसको, तो ठोस निश्चित आकार का होता है। जैसे निश्चित आकार का होता है, जैसे कोई भी ठोस पदार्थ आप लेते हैं, मान लीजिए ईंट ईंट है, ठीक है, आपका किताब है, कलम है, तो इसका आकार निश्चित है। ये आप इस कलम को टेबल पर रखो, कुर्सी पर रखो, बेड पर उठाकर रखो, इसका आकार बदलाव नहीं आएगा इसमें, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये ठोस है। तो ठोस क्या है, एक निश्चित आकार का होता है। ठीक, इनकी विमाएं निश्चित होती है, मतलब इनके डायमेंशंस निश्चित होते हैं। मान लो एक ईंट है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये निश्चित रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है तो 5 इंच लंबा है, और दूसरे जगह यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले गया तो 6 इंच हो गया या 4 इंच रह गया, ऐसा नहीं है। वो निश्चित विमाएं होती है, डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब निश्चित रहती है, उसका आकार निश्चित रहता है। छूने से वह कठोर मालूम होगा, कठोर होता है ठोस। असंपीड्य होता है। अब असंपीड्य क्या होता है, संपीड्य का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का अगर आप उस पर दबाव डालने से, दाब डालने से अगर उसके आकृति में बदलाव कर पाते हैं या नहीं। अगर आकृति में बदलाव होता है तो उसको संपीड्य कहा जाता है, और अगर किसी भी पदार्थ में दबाव डालने से आकृति में बदलाव नहीं आता है तो उसको असंपीड्य कहा जाता है। जैसे जैसे मान लो कि गीली मिट्टी का एक लोथड़ा ले लो, ठीक है, अब इसको अगर आप जोर से दबाव डालोगे तो उसका आकार थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, लेकिन ईंट ले लो, ईंट को आप कितना भी दबाओगे तो उसका वो टूट जाएगा, लेकिन उस ऐसे आकार में परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको कहते हैं असंपीड्य। तो ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो ईंट, ईंट या मेज, टेबल, किताब, कलम, ये सब क्या है, ठोस है। ठीक है, तो ठोस के ये कुछ विशेषताएं हैं। उसका आकार निश्चित होता है, उसकी विमाएं निश्चित होती हैं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई, ये सब। छूने में कठोर प्रतीत होता है, असंपीड्य होता है, दाब डालने से उसके आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, और उसका आयतन निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि ईंट को टेबल पर रखा है तो उसका आयतन कुछ और है, फर्श पर रख दिया तो कुछ और हो गया, ऐसा नहीं होगा, उसका आयतन हमेशा निश्चित रहेगा। अब आयतन क्या होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आयतन होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जितना जगह घेरता है, उस जगह के मान को किसी भी मापक द्वारा मापते हैं, तो उसको हम आयतन कहते हैं। कि वो कितना जगह घेर रहा है, इसको हम उसके आयतन से जानते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, आपका किताब है, वो कितना स्थान छेक रहा है, वो जितनी मात्रा का स्थान छेक रहा है ना, उस मात्रा को आयतन कहते हैं। ठीक है, जब हम और पढ़ेंगे तो आपको आयतन भी समझ में आएगा, अलग अलग चीजों का आयतन निकालना भी सीखेंगे, गणित में आएगा आपका। ठीक है, अब द्रव के बारे में समझते हैं। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित आकार का द्रव नहीं होता है। जैसे पानी है, आपने उसको मग में रख दिया तो मग के आकार का हो गया, लोटे में रख दिया तो लोटे के आकार का हो गया, है, होता है ना। ग्लास में रख दिया तो ग्लास के आकार का हो गया, बाल्टी में रख दिया तो बाल्टी के आकार का हो गया। तो उसका आकार क्या है, निश्चित नहीं होता है द्रव का, कोई भी द्रव का। उसकी विमाएं निश्चित नहीं होती, उसकी लंबाई चौड़ाई, बाल्टी में रख दिया तो उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई अलग है, जमीन पर रख दिया तो वो चारों तरफ फैल जाएगा, तो उसकी विमाएं निश्चित नहीं होती हैं। उसमें बहाव होता है। ठीक है, द्रव में कम संपीड्य होता है, ये तो बिल्कुल असंपीड्य होता है, और द्रव कम संपीड्य होता है, मतलब अधिक दाब डालने पर थोड़ा सा उसको संपीड़ित किया जा सकता है। और आयतन इसका भी निश्चित होता है, द्रव का भी। उदाहरण के लिए आप समझ लो पानी और दूध। अब ये सब जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब को आपको अभी तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम पूछेंगे, क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, ठीक है, एक कभी क्विज क्विज का एक वीडियो रखेंगे जिसमें आपको प्रश्नों के हल करने होंगे और कमेंट में उत्तर बताना होगा। तो इसलिए पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर हम एक बार अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कुछ चीजें रह जाएंगी तो किताब को भी लाइन बाय लाइन पढ़ के हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी एक ओवरव्यू समझा रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा पाठ समझ में आ जाए, क्या पढ़ना है और होता क्या है। और किताब को भी फिर उसके बाद एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, एक एक प्रयोग पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे।
इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आए, आंख बंद करो तो पूरा विषय समझ दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया। अब गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस का आकार अनिश्चित होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उसकी विमाएं अनिश्चित होती हैं। गैस में भी बहाव होता है और अधिक संपीड्य होता है, अनिश्चित आयतन होता है। गैस को आप जैसे किसी बड़े सिलेंडर में रख दो तो वो सिलेंडर का पूरा आयतन छेक ले, पूरा जगह छेक लेगा, पूरा सिलेंडर छेक लेगा। किसी उससे और बड़े सिलेंडर में रख दो तो उस सिलेंडर को भी पूरा छेक लेगा, क्योंकि उसके कण एक दूसरे से घूमते तो रहते ही हैं और उनके बीच की दूरी भी अधिक होती है, तो वो दूर दूर जाकर बैठ जाएंगे लेकिन पूरा छेक लेंगे। ठीक है, तो जितने बड़े जगह पर उसको रखोगे वो उतना बड़ा जगह को पूरा छेक लेगा, घेर लेगा। तो आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप जानते हो, जो ऑक्सीजन वह गैस है जिसमें हम सांस लेते हैं। और मीथेन, मीथेन भी एक गैस है। खाने का जो सिलेंडर आता है उसमें मीथेन गैस भी उसका एक कंपोनेंट होता है। और भी चीज़ें होती हैं, और भी गैस उससे मिलकर बना होता है वो पूरा गैस, लेकिन मीथेन भी उसमें होता है। तो ये क्या है कि उसका आयतन अनिश्चित होता है, संपीड्य अधिक होता है, उसको दबाया जा सकता है। मान लो कि बड़े से सिलेंडर में एक कुछ मात्रा में गैस है, उसको हम छोटे सिलेंडर में भी उसका दबाव दाब बढ़ाकर प्रेशर डालकर उसमें भरा जा सकता है उसको, तो ये संपीड्य है, निश्चित आकार होता है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं तीनों प्रकार के पदार्थों की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे अवस्था हमने अभी कितनी पढ़ी है? ठोस, द्रव और गैस। तो कोई भी पदार्थ जो ठोस में है वो किसी अ, ऐसी कंडीशन में आकर कुछ जरूरी जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाकर उसको हम द्रव में बदल सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं। अगर कोई गैस के रूप में है तो उसको द्रव में ले जा सकते हैं, द्रव से ठोस में ले जा सकते हैं। तो अवस्था में उनके परिवर्तन लाया जा सकता है। अब अवस्था में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? तो उसके लिए हमें अभी यहाँ पर दो तरीके पढ़ने हैं। एक तो तापमान में बदलाव करके, पदार्थ में उसके तापमान में बदलाव करके उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे अगर कोई ठोस है, ठोस पदार्थ है, उसमें उसका तापमान अगर हम अधिक कर देंगे, बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा उसको गर्म करेंगे, तापमान क्या करेंगे, प्लस मतलब बढ़ा रहे हैं, तो वो द्रव बन सकता है। और द्रव से तापमान और बढ़ाएंगे तो गैस भी बन सकता है। ठीक है, और अगर कोई पदार्थ गैस में है, उसका तापमान कम करेंगे, माइनस का साइन मतलब कम करेंगे समझो, तो वो द्रव बन सकता है। द्रव से और भी कम करेंगे तापमान को तो वो ठोस भी बन सकता है। उदाहरण के लिए आप बर्फ को ले लो। ठीक, बर्फ ठोस है, लेकिन जैसे ही बर्फ वातावरण में आता है, क्या होता है, वातावरण की गर्मी से वो पिघलने लगता है, मतलब उसका तापमान बढ़ने से, मान लो फ्रिज में रखा हुआ है तो वो बर्फ के रूप में है। ठीक है, बर्फ है। उसको बाहर निकालो तो फ्रिज के अंदर तापमान कम था, फ्रिज से बाहर निकाला, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा तो क्या होगा, पिघलने लगेगा और पानी हो जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ा तो क्या हो गया, पानी हो गया। पानी से इसको आप अब पानी को मान लो किसी बर्तन में रखकर आप गैस पर डाल दो, चूल्हे पर डाल दो और गर्म करो, तो थोड़ी गर्म, जैसे जैसे आप गर्म करोगे वो भाप बनकर वाष्प बन जाएगा। ठीक है, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो क्या हो गया, वो वाष्प क्या है, गैस है। तो देखो, पहले बर्फ था, तापमान बढ़ाया तो पानी हो गया, और तापमान बढ़ाया तो गैस हो गया। ठीक है, अब कोई गैस है, मान लो भाप है। ठीक है, उसको अगर तापमान धीरे जैसे जैसे कम करोगे तो वो पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी को अगर ले जाकर फ्रिज में रख दो तो फ्रिज का तापमान और कम है तो वो जमकर बर्फ हो जाएगा, तो बर्फ क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, अब गैस से पानी बनने की प्रक्रिया को आप थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि घर में चावल बनता होगा। ठीक है, अभी तो कुकर में चावल बनता है, मान लो कि पतीले में चावल बन रहा हो, तो जब अगर हमने पतीले में चावल और पानी डाल दिया, गर्म करते रहते हैं उसको, तो ये गर्म होने से जो गैस निकलता रहता है, इसके ऊपर एक ढक्कन रखते हैं बड़ा सा। ठीक है, इस ढक्कन को आप कभी उठा इसमें, अब मान लो कि इसमें ये इसका जो पानी है पतीले का, वो ढक्कन को तो छूता नहीं है, नीचे रहता है पानी। ठीक है, या फिर आप नीचे रख कर देख लो कि किसी ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल दो, उसको एक प्लेट से ढक दो। अब क्या करो, जब ये वाष्प बनने लगे ना, तो क्या होता है कि आप इसको जब ढक्कन को उठा कर देखोगे तो ढक्कन में के पीछे में पानी के छोटे छोटे बूंद लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से जो गर्म कर रहे हैं हम, तो इसका तापमान बहुत अधिक है इसलिए गैस बना जा रहा है, लेकिन इस ढक्कन, ये ढक्कन जो है बाहर वातावरण से टच में है, तो इसलिए ढक्कन का तापमान थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम है, तो इसमें ये गैस
सटने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा होता है और ये पानी का रूप ले लेता है, पानी के छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि गैस का तापमान कम करने से, वाष्प का तापमान कम करने से वो पानी बन जाता है, और कम करेंगे तो आप जानते हो कि फ्रिज में रख दिया तो वो क्या हो गया, बर्फ बन गया। इसी तरह से दाब में बदलाव करके भी हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखो, गैस है, गैस से हम अगर दाब को बढ़ाएंगे तो वो द्रव हो जाएगा, द्रव से और ज़्यादा दबाव बढ़ाएंगे तो ठोस होगा। तापमान में क्या है कि ठोस से तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव होगा, और द्रव से तापमान बढ़ाएंगे तो गैस होगा। गैस से तापमान कम करेंगे तो द्रव होगा, और द्रव से कम करेंगे तो ठोस होगा। दबाव के मामले में उल्टा है, गैस से दबाव बढ़ाएंगे तब द्रव होगा, द्रव से दबाव बढ़ाएंगे तो ठोस होगा। और अगर गैस से ठोस से दाब कम कर देंगे तो ये द्रव हो जाएगा, और द्रव से और दाब कम करेंगे तो गैस हो जाएगा। ये होती है अवस्था में परिवर्तन। ये प्लस और माइनस किसके लिए लिखा हमने, दाब के लिए। ये प्लस और माइनस किसके लिए लिखा हमने, तापमान के लिए। प्लस का मतलब तापमान बढ़ा रहे हैं, माइनस का मतलब तापमान घटा रहे हैं। तो इसको समझो, ठोस से तापमान बढ़ाया तो क्या आया, इधर आया, यहाँ तीर देखो, द्रव आया। द्रव से तापमान बढ़ाया तो क्या आया, गैस आया। गैस से तापमान कम किया तो क्या आया, द्रव हो गया। द्रव से तापमान कम किया तो क्या हुआ, ठोस हो गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दाब का देख लो, ऐसे आप नोट्स में लिख लो ताकि दोबारा देखने से आपको समझ में आए। गैस से तापमान दाब बढ़ाया तो द्रव, द्रव से दाब बढ़ाया तो ठोस, ठोस से दबाव कम किया तो द्रव, द्रव से दबाव कम किया तो गैस। ठीक है। देखो, जैसे कि ये लाइटर में जो गैस भरा होता है, ये आप लाइटर के अंदर देखोगे तो पानी की तरह आपको लिक्विड दिखाई देगा, द्रव दिखाई देगा, दिखाई देता है ना। अगर आपने लाइटर देखा हो तो देखा ही होगा, तो द्रव दिखाई देता है, क्योंकि इसमें दाब को बढ़ाकर इसमें गैस को भरा गया है, इसीलिए यह द्रव के रूप में है अंदर। लेकिन अगर आप जैसे ही लाइटर को जलाते हो, इसको बाहर करने की कोशिश करते हो, मान लो कि लाइटर जला नहीं, लेकिन गैस इसमें से निकलता रहेगा, तो ये आपको पानी के रूप में नहीं निकलेगा बाहर, ये गैस के रूप में निकलता है। अगर जल रहा है तो वो जल रहा है, लेकिन अगर आप इसको चाहो कि पानी के रूप में हम बाहर निकाल लें तो वो पानी के रूप में नहीं निकलेगा। मान लो कि लाइटर हमने जलाया और फूंक कर बुझा दिया और इसको दबाकर ही रखा हुआ है, इधर से गैस आपको आवाज आती रहेगी सरसराहट की, इधर से निकलता रहेगा, लेकिन वो किस रूप में निकलता है, गैस के रूप में निकलता है, वो द्रव के रूप में दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बाहर इसको अंदर हमने दाब बढ़ाकर भरा हुआ है, इसीलिए अंदर में लिक्विड की तरह दिखाई दे रहा है, द्रव की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे ही यह बाहर आएगा तो दबाव उसका जो अंदर में जो दाब था उससे इसके बाहर निकलने पर जो दाब है वो कम है अपेक्षाकृत, इसीलिए फिर से वापस से क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है। तो दाब कम होते ही क्या होता है, द्रव गैस बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, तापमान परिवर्तन के प्रभाव पदार्थ पर, इसमें तीन चीजें पढ़ने हैं हमें, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वतापन और निक्षेपण। गलनांक बिंदु क्या होता है, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, गलनांक बिंदु, जिस बिंदु पर वह गलेगा, गलेगा मतलब पिघलेगा, पिघलेगा तो कौन पिघलेगा, ठोस पिघलेगा। तो जिस, और किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, तापमान के बारे में। तो किसका बिंदु, तापमान का बिंदु, मतलब तापमान का वह बिंदु, मतलब तापमान का वह मान, उस बिंदु का मतलब, जैसे मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ऐसे कहीं पे जाके मान लो कोई भी चीज़ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलने लगे, तो उसको क्या कहते हैं हम, इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे अलग अलग तापमान होता है, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, डिग्री सी लिखते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट, वो भी आएगा, जब आएगा तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे उसको। अभी चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, ये हमने चैप्टर का आपको पूरा चैप्टर में क्या पढ़ना है वो हमने बता दिया है, एक समरी बता दिया है, सारांश बता दिया है। अब चैप्टर को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक्सप्लेन करके समझेंगे बाद में। तो गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है या होने लगता है। ये तो नाम से ही है ना कि जिस तापमान पर, तापमान के बारे में पढ़ रहे हैं, गलनांक बिंदु क्या है, तापमान से संबंधित है, मतलब तापमान के बारे में पढ़ रहे हैं। और गलनांक बिंदु मतलब जिसपे गलने लगेगा, पिघलने लगेगा, मतलब ठोस से द्रव होने लगेगा। तो जिस तापमान पर कोई भी
पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक, आया समझ में? जिस तापमान पर वो पिघलने लगेगा मतलब क्या? अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। जिस तापमान पर वो शुरू हो जाता है परिवर्तित होना, उसको क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक, जैसे कि बर्फ क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलने लगता है। ठीक, बर्फ आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो, मान लो इस गिलास में हमने बर्फ रखा है और इसको गर्म करना शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा दिया जिससे उसका तापमान मापा जा रहा है, और ये आप एक लकड़ी से इसको हिला रहे हो, हिला डुला रहे हो, ताकि वो तापमान सबको बराबर बराबर मिलता रहे, इसलिए उसको हिला डुला रहे, मिला। ठीक है, तो आप थोड़ी देर गर्म करने के बाद देखोगे कि ये पिघलने लगेगा। ठीक है, तो जब पिघलना स्टार्ट हुआ, उस समय का तापमान आप मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब बर्फ पिघलना शुरू हो गया। अभी पूरा पिघला, सब बर्फ पिघला नहीं। अब आप इसको गर्म करते रहो। अब क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद तक इसको गर्म हम करते रह गए, और कुछ समय बाद ये पूरा बर्फ पिघल कर पानी हो गया। ठीक है, तो जिस समय ये पूरा बर्फ पिघल कर पानी हो गया, उस समय भी इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ऐसा हम देखते हैं। तो बर्फ पिघलना शुरू हुआ से लेकर पूरा बर्फ पिघल गया तक जो हमने ये गर्म किया इसको, कि जिससे इसमें उष्मा दी, वो उष्मा कहाँ गई? तो जितनी वो उष्मा लगी इसको पिघलाने में, तापमान इसका 0, अब पूरा पिघल जाने के बाद इसका तापमान बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, और मान लो इस जो बर्फ इसमें रखा था वो 1 किलोग्राम रखा था। तो अब ये चीज समझो, संगलन की प्रसुप्त, ये गलत लिखा गया है, ये की होगा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब मतलब आपका जो ये वायुमंडल है, इसका जो दाब है, जो वायुमंडलीय दाब हर जगह बराबर है। अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा अलग से उस किसी भी चीज पर दाब नहीं लगाया है, तो ये वायुमंडलीय दाब पूरी धरती के सतह पर लगभग बराबर है। तो इस वायुमंडल में हवा है, अलग अलग गैस है, उनका जो दाब है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे आप ऐसे बैठे हो तो आपके सर के ऊपर एक दाब है, उस दाब को, जो दाब है वो वायुमंडल का दाब है, इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर मतलब सामान्य स्थिति में 1 किलोग्राम ठोस को, किसी भी ठोस को, उदाहरण के लिए हमने बर्फ लिया है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझो, पहले हमने गर्म करके इसको क्या किया था कि 0 डिग्री पर पहुंचाया। मान लिया कि ये बर्फ था, 0 डिग्री पर आ गया, अब गलना शुरू हो गया। यहाँ से लेकर जहाँ से वो गलनांक पर आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का है इसीलिए 0 डिग्री, किसी और पदार्थ का -5 डिग्री होगा, -7 होगा या 10 होगा, जितना भी होगा, उसके गलनांक बिंदु पर आ गया। वहां से लेकर, और इस पूरे 1 किलोग्राम यहाँ बर्फ है, कुछ और भी हो सकता है, उस पूरे 1 किलोग्राम ठोस को पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम 2-3 बार आगे भी और भी पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी से लेकर के 11वीं 12वीं क्लास तक आगे जितना केमिस्ट्री पढ़ोगे, रसायन विज्ञान आएगा, परीक्षा में भी कभी कभी पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। गलनांक पर किसी भी ठोस को 1 किलोग्राम, उसकी एक मात्रा ले लो, किसी भी ठोस की 1 किलोग्राम मात्रा ले लो, उसको गलनांक तक हमने पहुंचा दिया, वहां से गर्म करना स्टार्ट किया, और तब तक गर्म किया जब तक कि पूरा 1 किलोग्राम वो द्रव न हो गया पिघल कर। और जैसे ही वो पूरा पिघल कर द्रव हो गया वहां तक, और तो उसी टाइम हमने क्या किया कि बर्नर बंद कर दिया। तो पिघलना शुरू हुआ से लेकर पिघलना बंद, पूरा पिघल गया तक के बीच में जो हमने ऊष्मा दी उसको, उस ऊष्मा की मात्रा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, 1 किलोग्राम ठोस, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस जहां से पिघलना शुरू हुआ वो गलनांक बिंदु होता है। मतलब गलनांक बिंदु से लेकर पूरा पिघल गया तक में जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, पढ़ा था, वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है तुमने। ऐसे कमेंट किया करो आप, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो, ये तो हमने गलनांक बिंदु पढ़ लिया। अब जैसे कि गलनांक मतलब पिघलने से ले संबंधित था, गलनांक बिंदु तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, उसी तरह भाप बनने से संबंधित भी एक चीज होगा, तो गलनांक वाला गलने से संबंधित था, क्वथनांक जो है वो भाप बनने से संबंधित, ठीक है। तो क्वथनांक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैस में परिवर्तित होने लगता है, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो अगर पानी है तो पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे लोहा है, वो 1540 के आसपास जाकर भाप बनने लगता है। 1540 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1540 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान दोगे तब लोहा भी भाप बनने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है, या अलग अलग पदार्थों के अलग अलग होते हैं। तो जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगे उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ठीक। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी हम बाद में लिखेंगे। तो क्वथनांक बिंदु आप समझ लो। अब देखो, जैसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा थी, उसी तरह वाष्पिक, गलने को क्या कहते हैं, संगलन, वैसे भाप बनने को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा होगी। जैसे गलने वाले चीज में हमने देखा कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा थी कि गलना शुरू हुआ से लेकर 1 किलोग्राम पूरा गल गया तक में हमको कुछ ऊर्जा देना पड़ा, उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा हमने। उसी तरह वाष्पीकरण भी सामान्य सेम उसी की तरह, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, वहां पे क्या लिया था, गलाना था तो ठोस लिया था, उसको द्रव बनाया। अभी भाप बनाना है तो क्या करेंगे, द्रव लेकर के उसको गैस करना है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, मतलब जहां पर वो भाप बनना शुरू हो जाता है वहां पर आने पर से लेकर के, यहाँ से भाप बनना शुरू हो गया, मान लो यहाँ से भाप बनना शुरू हुआ और इतना टाइम में वो भाप पूरा 1 किलो का 1 किलो भाप बनकर उड़ गया, तो इसके बीच में जो हमने जितनी ऊष्मा दी उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मान लो यहाँ पर इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो पूरा भाप बन जाने के बाद भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, तो तापमान में तो बदलाव आया नहीं। तो जो हमने ये हीट दिया था, ऊष्मा दी थी, वो गई कहाँ, तो वो ऊष्मा लगती है इसको भाप बनाने में, ठीक है। तो वो जो ऊष्मा लगा उसी को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज यहाँ तक रखते हैं, कल इसी को और डिटेल से पढ़ना यहाँ से शुरू करेंगे। एक क्लास में अगर पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको भी पूरा समझ में भी आएगा या कंफ्यूजन रहेगा। तो इतना को आप नोट्स बनाना, वीडियो अपलोड हो जाएगा आधे घंटे या 1 घंटे के बाद, कल फिर से देख लेना। हमारा चैनल का नाम आप देख लो, चैनल का लिंक भेज दूंगा, उसमें सारा वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। वीडियो अपलोड हो जाएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना, नोट्स बनाना, समझना। आप नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो उनका आप इसे आप जवाब भी दे सकते हो, और रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसको आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है।